गुड इवनिंग। और सभी ठीक है, कुशल मंगल है। आज हम यद्यपि विषय हमारे पास दोषों का है, जिसमें ना जो हमारे वाक्यगत दोष है, रसगत दोष है और काव्यगत दोष है, जो भी है ना, वो सारी चर्चा हम करने वाले। इतना समय मिल नहीं पाएगा, साथ में हमने गुण का निरूपण करना था और तीनों तरह के गुणों का। इस लेसन में हमारा यही विषय है और प्रारंभिक जो है हम दोषों की बात करेंगे। पीछे हमने जो काव्य की बात की कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, वो है ना, 3 तरह के काव्य है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। फिर उसके बाद शब्दार्थों की हमने बात की थी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना, शब्द और अर्थ कैसे है। तो शब्द भी हमने 3 प्रकार के कहे थे, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उनके अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। फिर शब्द की शक्तियों पे हमने बात की थी कि 3 तरह की शक्तियां हैं, लक्षणा, व्यंजना, तीसरा कौन बोल रहा हूं मैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 तरह की शब्द शक्तियां होती हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा परिचय ले लिया था। अब हम इनके दोष, ये काव्य में जो दोष है, क्योंकि तदा दोष कहा है। अगर हम काव्य प्रकाश की बात करेंगे, काव्य प्रकाश में तो स्पष्ट कहा है तद, तद अर्थात काव्यम कैसा होना चाहिए, अदोष होना, अदोष होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं रहना चाहिए। तो उसी की बात हम करेंगे कि दोष कैसे कैसे होते हैं। इसमें प्रस्तावना में कुछ बातें रखी है, उसको एक बार आप लोग देखेंगे। मुख्यार्थ का अपकर्ष जिससे होता है उसको है ना, दोष कहते हैं। जहां काव्य का जो मुख्यार्थ है उसमें अपकर्षता आ जाए, न्यूनता आ जाए, है ना, उसका ह्रास हो, उसको दोष कहते हैं। मुख्यार्थ पद का अभिप्राय यहाँ वाच्यार्थ नहीं अपितु रस से है। ये मुख्यार्थ क्या है, यहाँ कोई वाच्यार्थ नहीं है साक्षात जो हमने कहा उसका ही वो नहीं, यहाँ रस से है। इसलिए मुख्यतः रस के अपकर्षक जनक कारण को दोष कहते हैं। दोष का विभाजन करते हुए आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम दोषों की 3 प्रकार से विभाजन किया है, रस दोष, पद दोष और एवं अर्थ दोष। इसके पश्चात पद दोषों को पुनः पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष में विभाजित किया, है ना। ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना, कितने कितने प्रकार के दोष होते हैं, कितने उनके भेद होते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजों को समझेंगे, सारा पढ़ने में तो समय अधिक जाएगा। परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। रस दोष वे दोष है जिनमें रस की प्रतीति में प्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे दोषों की संख्या 13 है ना। रस दोष के सभी भेदों की चर्चा उदाहरण इकाई में की गई है, यहाँ हम इसकी सारी चर्चा करेंगे। तो आत्मा की शूरता, वीरता आदि धर्मों की तरह रस के में अचल रूप से स्थित काव्य के उत्कर्ष के कारक जो धर्म वे गुण कहलाते हैं, वे क्या है, काव्य के जो धर्म है जो उनको सही से उत्कर्ष करते हो। और गुण 3 प्रकार के, माधुर्य, ओज एवं प्रसाद। तो यही बात हम यहाँ पूरी चर्चा करेंगे। अब दोष बोलते किसको है, दोष किसे कहा जाता है, तो ये कहा मुख्यार्थ, कह रहे मुख्यार्थ हर्तिर दोषो, दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रय आद वाच्य उभय उभय उपयोगिनः स्युः शब्दादयस्तेन तेष्वपि सः हतिरपकर्षः शब्दाद्याः इत्याद ग्रहणात् वर्ण रचने। वे क्या होना चाहिए, जहां हति हो, अर्थ का विनाश नहीं अपितु अपकर्ष हो, है ना, उसको दोष कहा जाता है। तो दोष होते कितने प्रकार के हैं, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि दोष क्या होते हैं, जो काव्य में हमें क्या करते हैं, उसका अर्थ का विनाश नहीं करते, अपितु उसका अपकर्ष होता है, मतलब वहां पे हानि थोड़ी सी दिखती है, उसको कहते हैं दोष। अब दोष 3 तरह के होते हैं, एक रस दोष है, पद दोष है और एक अर्थ दोष है ना। अब 3 तरह के दोष होते हैं, कौन कौन से, रस दोष और
पद दोष, एक अर्थ दोष। पुनः इसके पश्चात पद दोष के भी 3 विभाग होते हैं। इसमें पद दोष का पदांश दोष और वाक्य दोष, है ना। ये कैसे है नीचे देखेंगे। पहले तो अब देखेंगे पद दोष क्या होता है, पदांश दोष किसको कहते हैं, वाक्य दोष किसे कहते हैं। हम पहले सबसे पहले देखेंगे वाक्यगत दोष। भाई वाक्यगत दोष क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। फिर आचार्य मम्मट ने पद, वाक्य और पदांश दोष ये कह रहे हैं कि अब वाक्य दोष की हम बात करेंगे। जैसे पद एक देश में रहने वाले को सामान्य 16 सामान्य दोषों का निरूपण करके आगे केवल वाक्य में रहने वाले 20 दोषों का निरूपण किया है। एक तो ये ध्यान रखना है, यहाँ कितने किए, एक तो क्या आचार्य मम्मट ने पद, वाक्य तथा पद एक देश रहने वाले 16 सामान्य दोषों का निरूपण किया है, केवल वाक्य में रहने वाले 20 दोषों का निरूपण किया है। सबसे पहले उनका उद्देश्य अर्थात नाम मात्र कथन से है कि उनके कौन कौन से है। हम आपको ज्यादा यहाँ अधिक यहाँ ज्यादा विवरण नहीं देंगे कि कौन कौन से दोष कैसे कैसे होते हैं। या तो श्लोक को सही से समझ लो या फिर नीचे वाले को। प्रतिकूल, है ना, दिया ना, प्रतिकूल वर्णता, उपहत विसर्गता, विसंधि ही हत वृत्तता, न्यून पदता, अधिक पदता, कथित पदता और पतत प्रकर्षता, समाप्त पुनरातता, अर्थांतर एक वाचकता, अभवत मत संबंध, अनविहित वाच्यता, अस्थान पदता, अस्थान समासता, संकीर्णता, गर्भितता, प्रसिद्धि विरोध, भग्न प्रक्रमता, अक्रमता, अमत परार्थता को मिलाकर ये कुल मिलाकर 20 दोष हो जाते हैं। इस तरह के इसमें दिए, है ना। या तो प्रतिकूल वर्ण उपहत, लुप्त विसर्ग विसंधि हत वृत्तम, न्यूनाधिक कथित पदम, है ना, पतत प्रकर्षम, समाप्त पुनरात, अर्थांतर एक वाचकम, अभवन मत योगम अनभित वाच्यम, अपदस्थ, है ना, अपदस्थ पद समासम, संकीर्णम गर्भितम, प्रसिद्धि हतम, भग्न प्रक्रम, अक्रम, अमत परार्थम च वाक्यम एव तथा। ये 20 तरह के नाम गिनाए गए। भी कौन कौन से है, प्रतिकूल वर्णता क्या होता है ना। अब एक एक थोड़े थोड़े इनके समझेंगे। प्रतिकूल वर्णता किसे कहा जाता है। वर्णों की रचनानुगुणत्व के विपरीत, अर्थात जिस रस में जिस वर्ण का प्रयोग विहित है उसके विपरीत वर्णों का प्रयोग प्रतिकूल वर्ण वाक्य दोष कहलाता है। जैसे श्रृंगार रस में अगर हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार के लिए किन पदों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो अगर उन पदों का प्रयोग न करके अन्य पदों का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं हम प्रतिकूल वर्णता। अब यहाँ इस श्लोक में भी देखेंगे हम, लिखा ना, आकुंठोत कंठया पूर्णम आकंठम कलकंठिम माम कंबो कंठ्या क्षणम कंठे कुरु कंठार्थित मुद्धरम। तो यहाँ हम देखेंगे जब श्रृंगार का वर्णन किया जाता है तो श्रृंगार के वर्ण में टवर्ग का जो निषेध होता है ना, वहां टवर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। परंतु इसमें यद्यपि क्या किया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है ना, कलकंठी दूती, नायिका की सखी, उत्कंठा से कंठ तक भरे हुए मुझको थोड़ी देर के लिए शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गर्दन वाली कंबुकंठी प्रियतमा के कंठालिंगन करने का अवसर दो और इस प्रकार मेरे गले में अटके हुए प्राणों को, कंठ के क्लेश को बचाओ, है ना। ये कहा जा रहा है कि भाई तुम यहाँ से दूर चली जाओ और मुझे इनसे मिलने दो। भाई तुम तो इनके साथ अपनी
सखी के साथ, नायिका के साथ कैसी ऐसी बैठी हुई हो कि बस मौका ही नहीं दे रहे हो। जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ टवर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि श्रृंगार रस में टवर्ग का निषेध हो जाता है। तो इसमें लिखा भी है, श्रृंगार रस में श्रुति कटु होने से टवर्ग का प्रयोग वर्जित माना गया है ना। तो टवर्ग का वर्जित है तो यहाँ प्रयोग किया गया, तो इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया है प्रतिकूल वर्णता। यहाँ जो वर्णों का प्रयोग होना था उसके विपरीत वर्णों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है उपहत विसर्गता। उपहत विसर्गता में क्या है? उपहत विसर्गता की व्युक्ति कह रहे उपहत उत्तम प्राप्तो वा विसर्गो यत् तत्। उपहत अर्थ उत्व अथवा ओ रूपता को प्राप्त विसर्ग तथा लोप को प्राप्त विसर्ग, अर्थात जहां विसर्ग को ओ हो जाता है या जहां विसर्गों का लोप हो जाता है तो उसको कहते हैं उपहत विसर्गता, है ना। विसर्गों के स्थान पे तीन ही तरह का प्रयोग होता है, या तो विसर्गों को रेप होता है, या विसर्गों को उत्वा हो जाता है, उत्वा करने के बाद ओ हो जाता है, या विसर्गों का लोप हो जाता है। तो ये कह रहे लोप हो जाता, तो उपहत विसर्गता कि ये दो भेद होते हैं, उन दोनों के वो यहाँ उदाहरण दिए हैं। यहाँ तो इन्होंने कहा कि जहां भी या तो विसर्गों को ओ हो जाए या विसर्गों का लोप हो जाए। अब कह रहे धीरो विनूत दिया ना, धीरो विनीतो निगुणो वराकारो सह यस्या भृत्या बलरुत्सिक्ता भक्ता बुद्धि प्रभाविता। अब यहां देखेंगे इस संसार में वही राजा पंडित सुशिक्षित चतुर और सुंदर है जिसके सेवक बल का अभिमान करने वाले अर्थात बलवान उस भक्ति और बुद्धि से प्रभावित हो। अब यहां देखेंगे हम क्या हुआ, धीरो विनीत है ना, विनीतो निपुणों और नृपो, इन सब में क्या किया हुआ, विसर्गों को ओकार कर दिया है। पहले तीन स्थलों में हसी च से उत्वा हुआ है, फिर उसके बाद जो हमारा अतो रो प्लुता प्लुते, इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर रू को ऊ हो करके फिर ओ हो गया है। तो ये सारा हमने यहां देखा कि जहां पे जो काम होना चाहिए था वो तो किया है, लेकिन काव्य के हिसाब से यहां नहीं होना चाहिए था। अब एक बार तो हो गया, लेकिन यहां बार बार एक ही प्रयोग कर दिया है, अनेक बार एक साथ ही प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां उपहत विसर्गता दोष हो गया। भाई जहां ये कर सकते थे वहां करना चाहिए था, लेकिन सब जगह ये जरूरी भी नहीं था, तो इसलिए इसको वाक्य दोष में ये आ गया। ऐसे विसंधि, विसंधि का मतलब जहां संधि होनी चाहिए वहां संधि न होना, और जहां संधि नहीं होनी चाहिए थी वहां संधि हो जाना, उसको कहते विसंधि। जैसे कह रहे संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कहाँ संधि होनी चाहिए, कह रहे संहिता एक पदे नित्या, संहिता नित्य होनी चाहिए, नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है, और समास में भी नित्य संधि होती है, और वाक्य में तो उसकी विवक्षा देखी जाती है कि कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए, है ना। इसका भी एक उदाहरण दिया हुआ है, राजन विभांति, है ना, भवतः चरितानि तानि इंदोर्दिति दधति यानी रसा तले अंतः। तो इस तरह करके यहाँ भी बहुत सारे प्रयोग किए कि जहां संधि की आवश्यकता थी वहां संधि नहीं की, जहां संधि की आवश्यकता नहीं थी वहां संधि होगी, तो ये भी दोष में आ गया, इसी को ही विसंधि कहा गया है। बहुत सारे, और ऐसे ही हतवृत्तता, हतवृत्तता किसको कहते हैं, हत मतलब लक्षण के अनुसार अनुसरण करने पर भी सुनने में अच्छा न लगने वाला, है ना, अंत लघु जिसमें गुरु भाव को प्राप्त नहीं होता है,
तथा रस के अनुरूप जिसका छंद है वह 3 प्रकार की हतवृत्तता होती है। ये कह रहे हतवृत्ता दोष भी 3 प्रकार के होते हो। कैसे होते? एक लक्षणानुसार होने पर भी अश्रव्य, दूसरा अप्राप्त गुरु, तीसरा भावांत लघु। क्योंकि एक तो कह रहा है कि जहां पे हम जब छंदों का प्रयोग किया जाता है, जहां अश्रव्य हो जाए, दूसरा है जहां गुरु की प्राप्ति नहीं है लेकिन गुरु कर दिया, और भावांत लघु। फिर तीसरा है कि उसके छंद के अनुरूप आपने उसका प्रयोग नहीं किया। इस तरह करके यहाँ दिया हुआ है। यद्यपि ये विषय लंबा है, आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। इसके भी भेद इन्होंने सारे दिए, जैसे अप्राप्त गुरु, भावांत लघु, है ना, लघु उपहत वृत्तता करे, अंत लघु जिसमें गुरु भाव को प्राप्त नहीं होता है, जैसे खिले हुए आमों का एक उदाहरण दिया हुआ है। अभी छंद हम लोगों ने पढ़े हैं, तो छंदों का हिसाब से आपने समझना कि कहाँ लघु होता है कहाँ गुरु होता है, उसकी बात की है। ठीक है, ऐसे ही अगला दिया। तो अगर न्यून पद्धता, अब न्यून पद्धता का मतलब क्या होता है? जहां पदों की न्यूनता रहे, जैसे उस राजसभा में पांचाली ये कह रहे तथा भूतम दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनयाम बने व्याधे सार्धम सुचिरम उषितम बलकल धरे विराटस्य वासे स्थितम अनुचित आरंभन निभृतम गुरु खेदम खिन्ने मयि भजति नद्यापि कुरुषु। भाई उस राजसभा में पांचाली द्रौपदी को उस प्रकार की बाल और तथा वस्त्र खींचे जाने की अवस्था को देखकर गुरु नाराज नहीं हुए, उनको क्रोध नहीं आया। फिर भी वन में बलकल धारण कर चिरकाल 12 वर्ष तक व्याधों के साथ रहे, तब भी उनको क्रोध नहीं आया। फिर विराट के घर में रसोई आदि का अनुचित कार्य को करके छिपकर जो हम रहे, उस समय भी गुरु को क्रोध नहीं आया। आज भी उसको कौरवों पर क्रोध नहीं आ रहा है, पर मैं कौरवों पर क्रोध करता हूं तो मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं, है ना। ये सारी कहानी किरातार्जुनीयम की है, तो किरातार्जुनीयम का श्लोक है तो उससे लिया गया। तो यहां कह रहे कि 3 चरणों में जो कर्ता रूप अस्मा भी पद का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन उसकी न्यूनता यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ कहीं भी कर्ता नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसको कहा न्यून पद दोष। भी यहाँ जहां लग रहा है कि कौन कह रहा है, कैसे? तथा भूतम दृष्टवा नृप सदसी पांचाल तनयम वने व्याधि सार्धम सुचिरम उषितम वलकल धरे, इस प्रकार ऐसे अधिक पद्धता। अब जहां अधिक पदों का जहां आवश्यकता भी नहीं थी, उसका यहाँ प्रयोग हो जाना, उसको कहते हैं अधिक पद्धता। जैसे यहाँ जो है ना, अभी किसी ने कहा, तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि स्फटिक निर्मला, ठीक है ना, स्फटिकाकृति निर्मला प्रकामम प्रति संक्रांत निशांत शास्त्र तत्व अविरुद्ध समन्वितोक्ति युक्ता प्रतिमल्लास्तमोदय सह कोपि। अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ क्या कहा गया? स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल स्वरूप, ना, दुरूह निषाद शास्त्रों का तत्व जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में आरूढ़ है, जिसकी उक्तियां और तर्क वेद आदि शास्त्र से अविरुद्ध तथा परस्पर समन्वित होते हैं और अपने विरोधियों को पराजय करते हैं, है ना। पराजय अस्तम उदय की उत्पत्ति जिसमें होती है, इस प्रकार वह कोई अपूर्व पुरुष है। तो यहां जब बात शब्द की तो स्फटिक आकृति शब्द का भी एक प्रयोग किया गया। व्याकृति की आवश्यकता नहीं थी, स्फटिक निर्मला हो जाता है यहाँ, तो इससे भी पर्याप्त हो जाना था। आकृति शब्द एक अधिक जोड़ दिया, है ना।
तो इसलिए ये अधिक पद्धता होगी, ऐसे कथित पद्धता हो जाती है ना। तो इस तरह करके बहुत सारे यहाँ हम लोग देखेंगे कि वे यहाँ जो बात नहीं कहनी चाहिए उसका कहना, तो इस तरह करके 20 के 20 दोष इसमें आ जाते हैं, है ना। इतना याद रखना कि 20 तरह के जो है वाक्य के दोष होते हैं, है ना। इनका क्या महत्व होता है, ये जब हम नोट्स अपलोड कर देंगे तो नोट्सों में आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजों को देख सकते हैं। अब आई बात दूसरा, रस दोष की। रस में कैसे दोष होते हैं, तो वाक्यगत दोषों की बात थी। अब है रस के दोष, है ना। रस में कैसे दोष होते हैं, तो रस के दोष भी हमने 13 तरह के गिनाए हैं। ये 13 तरह के रस के दोष होते हैं। कह रहा अब जिन दोषों पर चर्चा हुई है वे भी किसी न किसी प्रकार के रस की ही प्रतीति में परोक्ष रूप से व्यवधान उत्पन्न करते हैं, पर जो दोष प्रत्यक्ष रूप से रस की प्रतीति में बाधक होते हैं उन्हें रस दोष कहा गया है। जो शब्द ऊपर वाक्यगत दोष थे उन्हीं की बात की कि वो रस के ही होते हैं। तो काव्य प्रकाश में निम्नलिखित 13 दोषों का उल्लेख किया गया है। और 13 प्रकार के कौन कौन से दोष है, तो कह रहे कि व्यभिचार, है ना, व्यभिचारी भाव स्वशब्द वाच्यता, एक रस रस स्वशब्द वाच्यता, स्थायी भाव स्वशब्द वाच्यता, अनुभव की कठिनाई से प्रतीति, विभाव की कठिनाई से प्रतीति, प्रतिकूल, नहीं प्रतिकल हो गया, प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, रस की बार बार दीप्ति, अनवसर में रस का विस्तार, अनवसर में रस का विच्छेद, अप्रधान रस का अत्यधिक विस्तार, अंगी जो रहता हमारा रस, अंगी प्रधान रस का है ना, अननुसंधान मतलब उसका त्याग करना, प्रकृतियों का विपर्यय अर्थात पात्रों के स्वभाव का विपर्यय, अनंग का कथन अर्थात प्रधान रस के अपुष्ट कारक तथ्यों का कथन। तो इस तरह करके ये कहा इसमें, ऊपर श्लोक में भी यही लिखा है, व्यभिचारे रस स्थायी भावानाम शब्द वाच्यता कष्ट कल्पनया व्यक्तिर अनुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभाव आदि ग्रहो दीप्ति पुनः पुनः अकांडे प्रथम छेदो अंगस्याप्यति विस्तृतिः अंगिनो अननुसंधानं प्रकृतीनां विपर्ययः अनंगस्य विधानं च रसे दोषाः स्युरीदिशाः। इस तरह करके इसमें भी 13 तरह के दोष बताए गए, तो उनका सबका अलग अलग भेद है। क्या है ना, व्यभिचार स्व, है ना, जो व्यभिचार भाव स्वशब्द वाच्यता क्या होती है, उसको कैसा कहा जाता है ना। तो ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको फिर विस्तार से काव्य प्रकाश पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना याद रखना है, रसगत जो दोष है वो 13 प्रकार के हैं, वाक्यगत दोष हमारे 20 प्रकार के हैं। अब आते गुण की बात, तो काव्य के गुण कौन कौन से हैं, है ना। अब हमने दोष की छोटी छोटी बातें कर दी कि दोष इस तरह के होते हैं, ये इनके नाम हैं। गुण की बात करेंगे तो 3 तरह के गुण हमारे हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब गुण की क्या आवश्यकता है, कोई भी चीज हो, है ना। बहुत से आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से गुणों की बातें कही। यहाँ भी कहा है कि आचार्य भामह के काव्य अलंकार पर लिखी टीका भामह विवरण में आचार्य भट्टोद्भट काव्य के गुण और अलंकार के भेद नहीं मानते, बल्कि उनके भेद करने वाले आचार्यों के मत को क्या करें, गड्डलिका प्रवाह अर्थात भेड़ चाल। उनका मानना है कि लौकिक गुणों, शौर्य आदि और कटक आदि अलंकारों आभूषणों में भेद तो माना जा सकता है, पर काव्य में ओज आदि गुणों तथा उपमा आदि अलंकारों में नहीं। तो इनके मतानुसार मनुष्य में शौर्य आदि गुणों का आत्मा के साथ समवाय संबंध होता है, जबकि काव्य में शौर्य आदि जो गुण है वो संयोग संबंध होता है। तो वही बात आई कि क्या होते हैं,
गुण किसको कहते हैं, गुण और अलंकार क्या होते हैं, तो ये सारी चर्चा यहाँ थोड़ी थोड़ी आएगी। तो ये खलु शब्दार्थयो धर्मः काव्य शोभां कुर्वन्ति ते गुणाः ते च ओज प्रसादादयः न यमकोपमादयः। भाई गुण क्या है, काव्य के गुण किसके लिए होते हैं, तो उन्होंने कहा गुणों में वृद्धि और उत्कर्ष के कारक होते हैं, इसलिए कहा ये खलु शब्दार्थयो हो धर्म, शब्द और अर्थ के धर्म है, काव्य शोभाम कुर्वन्ति, काव्य के शोभा को करते, ते गुणा, उन्हीं को ही गुण कहा है। तीन प्रकार के, तेच ओजः प्रसादादय न यमुक उपमादय, उन्हीं को कह रहे कि ये जो है वो ओज प्रसाद आदि गुणों में भैया अगर हम करें यमक और उपमा आदि ये नहीं है, ये अलंकार है। आनंदवर्धन ने इसके बारे में क्या कहा, तम अर्थम अवलंबनते ये अंगिनम ते गुणः स्मृताः। सबने अलग अलग कहा, तो ममटाचार्य ने जो कहा काव्य प्रकाश में कहा, ये रससंगिनो धर्माः शौर्यादयः इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युर अचल स्थितयो गुणः उपकुर्वन्ति तम संतः ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारस्ते अनुप्रासोपमादयः। तो ये कहा उन्होंने कि वे साहित्य दर्पणकार ने क्या कहा, रसस्यांगित्वम अंगित्वमानस्य धर्मः शौर्यादयो यथा गुणः माधुर्य ओजोऽत प्रसादः इति ते त्रिधा। गुण तो तीन ही प्रकार के, सबने अपने अपने हिसाब से उनको कहा कि वे किस तरह के हैं, है ना, किस तरह ये करते हैं। तो उन्हीं की बात के तीन तरह के गुण हैं, ओज प्रसाद प्रसाद, तीन तरह के ही गुण सभी ने माने हैं। अब बात करते हैं इन तीनों में क्या होता है, माधुर्य गुण किसको कहते हैं। माधुर्य गुण के विषय में आचार्य मम्मट ने क्या कहा, मूर्धनि वर्गा, है ना, वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अट वर्गाः रणौ लघु अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा। कि कह रहे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण कौन होते, ट ठ ड और ढ को छोड़कर शेष सभी से युक्त शब्दों का प्रयोग, वर्णों का अपने वर्ग के अंतिम से युक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, जैसे संग ग का अपने वर्ग के अंतिम वर्ण न के साथ संयुक्त होना, कंचन, कंचन में य हो जाएगा, है ना, पंचम वर्ण जिसको परस्वर्ण संधि भी हम कहते हैं, ये सारे हो जाना। तो ऐसे कह रहे, इसके अतिरिक्त लघु र और ण तथा रेप से युक्त भी माधुर्य के व्यंजक होते हैं। वे माधुर्य गुणों में के व्यंजक कौन कौन से होते हैं, तो वही इनके कि दूसरा कह रहे समास रहित या अल्प समास से युक्त पदों का प्रयोग, दूसरा का पदों में समासों के साथ ही संधि, तो उसी को ही माधुर्य गुण का उनका व्यंजक आ गया, ट ठ ड और ढ को छोड़ करके अन्य सभी वर्णों का प्रयोग जो है माधुर्य गुण में किया जाता है। और इसका उदाहरण भी दिया है, अनंग रंग प्रतिमम तदंगम, जैसे तदंग भंगिर विरंगीकृत मानतांग्याः कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथेताः स्वन्तानि शांता परिचित्तानि। इसमें भी का कामदेव की रंगशाला की तरह स्तनों से भारी नतांगी झुके हुए शरीर वाली। तो ये उदाहरण के लिए इन्होंने प्रयोग किया कि वे यहाँ जो ऊपर कहा कि पंचम वर्ण का प्रयोग ना, यहाँ पर जैसे कंचन हमने ऊपर पढ़ा था, कंचन में क्या किया, च का जो अंतिम वर्ण होगा यहाँ से युक्त तो हो, है ना, या फिर जैसे यहाँ लिखा गया उस तरह का हो। दूसरी बात है ओज गुण,
भी ओज गुण किसे कहा जाए? तो आचार्य ममते उसकी विशेषता बताइए। योग आद्य तृतीयाभ्यंतरम, है ना, तृतीयाभ्याम अंत्ययोः ऋण तुलयोः आदि शौशौ वृत्तिर्दैर्घ्यम गुप्फ, न गुम्फ उद्धृत ओजसी। वे कौन कौन से वर्ण होने चाहिए? वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग, क वर्ग चाहे च वर्ग हो, है ना, कवर्ग चवर्ग आदि के प्रथम तृतीय वर्णों के साथ, और उनके बाद वर्णों का बिना व्यवधान के प्रयोग, अर्थात प्रथम वर्ण क, च, त, प के बाद ख, छ, थ तथा फ एवं ग, ज, द और व के बाद घ, झ, ध तथा भ वर्ण युक्त शब्दों का प्रयोग, है ना, इस तरह करके इनका प्रयोग। या फिर वर्णों में वर्णों और र का संयुक्त रूप से प्रयोग करना, जैसे कर्ता, क्रम, वज्र, धर्म आदि। और तुल्य वर्णों से संयुक्त शब्दों का प्रयोग, यथा उच्च, उद्दाम, वित्त, संदर्भ, पत्ता, कच्चा, चक्का, ऐसे करके। और करें टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ शब्दों का प्रयोग, और श और श वर्णों का संयुक्त युक्त शब्दों का प्रयोग। और लंबे समास वाले पदों का प्रयोग। तो ऐसे ही और कह रहे उद्धृत गुम्फित रचना ओज गुण से व्यंजित होती है। भी ऐसे ही जो इन शब्दों के साथ जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं ओज गुण। उदाहरण के लिए दिए हुआ है यहाँ पे, है ना, मूर्धना मुद्वृत्त वृत्त कृत्ता, जैसे यहाँ मूर्धना वृत्त, मूर्धना मुद वृत्त में डबलता है, कृत्ता डबलता है, तो इस तरह करके यहाँ प्रयोग किए गए। तो प्रसाद गुण में क्या किया जाता है? तो प्रसाद गुण के लिए कहा श्रुति मात्रेण शब्दातु येनार्थ प्रत्ययो भवेत् साधारणः समग्राणाम समग्राणाम सह प्रसादो गुणो मतः। भाई गुण का विस्तार कैसे हो, है ना, प्रसाद गुण किसको कहा जाता है? तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया, उदाहरण के लिए ये कह रहे हैं कि हर्ष देवकृत रत्नावली नाटिका के द्वितीय अंक से लिया गया है। ये जो लिखा ना, परिमलानम पेन स्तन, ना, जंघन संघात उभयतः स्तनयोर्मध्यस्य अंतः परिमिलनम अप्राप्य हरितम। और भी इसमें दिए बहुत सारे, नीचे दिए वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये कह रहे यहाँ पे हम लोग देखते भी, जो ये तीसरे वाला गुण है इसमें किसी भी तरह की रचना चल पड़ेगी, यहाँ कोई नहीं है। इसमें कह रहे अधिकांश काव्यों में उपस्थिति देखने को मिलती है। इससे परिभाषित करते आचार्य मंडल ने लिखा, काव्य को सुनते ही उस अर्थ को समझ जाना, उसको प्रसाद गुण कहते हैं। श्रुति मात्रेण शब्दातु ये नार्थो प्रत्ययो भवे, जिसको सुन करके ही आपको शब्दार्थ का ज्ञान हो जाए उसी को ही प्रसाद गुण कहा जाता है। इसमें कोई वो नहीं है। जैसे नीचे वाले का मैं थोड़ा देता हूँ, बासांसी जीर्णानी, बासांसी का मतलब पुराने, है ना, जीर्णानी जो फटे हुए वस्त्र है, जैसे बासांसी जीर्णानी यथा विहाय, जो हमारे पास जो पुराने वस्त्र होते हैं, जो पहनने वाले वस्त्र होते हैं, उनको छोड़ करके हम नए ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी क्या करते हैं, तथा श्रीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानि संयान्ति नवानि दे। तो आत्मा भी क्या करती है, पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों का ग्रहण करती है। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ तीनों गुणों का चर्चा की और थोड़ा सा हमने इसके दोष के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही है।